एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू युहाओ को खाना बनाना सिखा रही थी। अब खाना बन जाने के बाद युहाओ, सू और इस घर की ओनर ये तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सू इन आंटी को पहले से जानती है। असल में काफी साल पहले सू के पेरेंट्स इस विलेज में किसी से मिलने के लिए आ रहे थे, पर वो रास्ता भटक गए थे। तब उन्हें ये लेडी और उसके हस्बैंड मिले, जो कि उन्हें अपने विलेज लेकर गए और वहाँ पर उन्हें खाना खिलाया। फिर अगले दिन सू के डैड दोबारा से उनके घर पर आए और बहुत ही अच्छी सी डिश बनाकर उन्हें खिलाई, जो सभी लोगों को काफी पसंद भी आई थी। और यही डिश सू ने युहाओ को बनाना सिखाई थी। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में युहाओ सू से पूछता है कि तुमने तो ये पहले डिसाइड कर लिया था कि तुम मुझे ये डिश बनाना सिखाओगी, तो फिर आज सुबह तुम भला ये प्रिटेंड क्यों कर रही थी कि तुम मुझे खाना बनाना नहीं सिखाओगी। तो सू बोलती है कि मैं तो श्योर होना चाहती थी कि तुम सच में मुझसे खाना बनाना सीखना चाहते हो या फिर नहीं। अब यहाँ पर युहाओ काफी हिचकिचाने लगता है और फिर वो उसे इनडायरेक्टली यहाँ पर ही बता देता है कि वो अभी भी अपने पास से जुड़ा हुआ है। तो सू बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये बोलकर वो आगे जाने लगती है। तभी युहाओ आकर उसके पास एकदम से उसे हक कर लेता है। सू पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि अरे यहाँ पर बैट्स हैं। तो सू कहती है कि तुम्हें बैट से भी डर लगता है, वॉर्म से भी डर लगता है, पर मुझे डर नहीं लगता, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। पर रास्ते में युहाओ सू को रोककर बोलता है कि आज मून ना काफी सुंदर लग रहा है, इसलिए चलो एक और वॉक पर चलते हैं। अब सू तो यहाँ पर उसे हाँ बोलने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर डायरेक्टर जिन आ जाता है, जो सू को बोलता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। और बेचारा युहाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अब जैसे ही सू अपनी रूम्स वगैरह के बाहर पहुंचती है, तो वहाँ पर अपनी मॉम को देखती है और काफी खुश होती है। उसकी मॉम बताती है कि डायरेक्टर जिन मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, जो देखकर सू काफी खुश होती है, अपनी मॉम को बर्थडे विश करती है। जहाँ डायरेक्टर जिन भी मॉम को एज अ बर्थडे गिफ्ट उनकी और सू की एक स्केच देता है, जो कि उसने खुद बनाई थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। फिर सभी लोग साथ में मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, जो चीज युहाओ भी देख रहा था, पर वो यहाँ से चला जाता है। अब जब सू अपनी मॉम को लेकर अपने रूम में जाती है, तो वहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि कैसे डायरेक्टर जिन उनसे मिलने के लिए आया था, जहाँ पर वो उन्हें बता देता है कि वो सू को पसंद करता है और ये जो बाहर शूटिंग करने का डिसीजन था वो उसने युवाओं की वजह से लिया था। पर मैं नहीं चाहता कि मैं सू को अनहैप्पी करूँ, इसलिए मैं ये शूट को कैंसिल कर रहा हूँ ताकि सू आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। पर ये सब सुनकर सू की मॉम उसके साथ शूट पर आने के लिए मान जाती है एक दिन के लिए। जहाँ उनकी हेल्थ को देखते हुए डायरेक्टर जिन ने वहाँ पर एक डॉक्टर भी बुलवाया हुआ था। जो सब सुनकर सू अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या आप डायरेक्टर जिन को पसंद करती हो, पर उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये तुम्हारी लाइफ है और तुम किसी को भी पसंद कर सकती हो। जो सुनकर सू खुश हो जाती है और अपनी मॉम के साथ गाना गाने लग जाती है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर जिन और बी को साथ में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि आज वो सू को प्रपोज करने वाला है। फिर वो यहाँ से युवाओं को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो जिन बोलता है कि तुम अकेले मत जाओ, ये रात का टाइम है, जिस पर वो कहती है कि मैं अकेले ही काफी हूँ। तो जिन उसे जाने से पहले उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ हम युवाओं को देखते हैं, जो कि लेक साइड पर अकेला बैठा हुआ था और अपने पास की बर्थडे मेमोरीज को याद कर रहा था। फिर वो सू को अपने पास बुलाने का भी सोचता है, पर वो उसे कॉन्टैक्ट नहीं करता। वहीं सू की मॉम उसे बोलती है कि कल हम लोग ना आंटी जाओ के घर चलेंगे। तो सू बताती है कि मैं आज ही उनसे मिलकर आई और मैं उनके घर पर युवाओं के साथ खाना बना रही थी। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब क्या तुमने युवाओं को बाहर जाते हुए देखा था। जिस पर वो हाँ बोलती है और कहती है कि युवाओं को बर्थडेज मनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बर्थडे से कोई पास्ट की बुरी मेमोरी जुड़ी हुई है। जो सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है तो तुम उसके पास जा सकती हो और मैं तो सोने वाली हूँ। ये सुनकर सू खुश हो जाती है और अपनी मॉम को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी सू के पास डायरेक्टर जिन आता है, जो उससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर सू उसके बोलने से पहले उसे कहती है कि मेरी मॉम को यहाँ पर लाने के लिए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू, लेकिन अभी ना मुझे युवाओं की चिंता हो रही है, इसलिए हम लोग कल बात करते हैं। ये बोलकर वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है और बेचारा जिन उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं सू जब युवाओं को ढूंढ रही होती है, तो वो उसे वॉकी टॉकी से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिस वजह से सू काफी परेशान हो जाती है। अब जब वो लेक के पास पहुंचती है, तो वो देखती है कि युवाओं का वॉकी टॉकी तो वहीं पर रखा हुआ है और तभी उसे किसी के पानी में गिरने की आवाज आती है, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है और उस जगह के पास जाती है। तब वहाँ पर उसे युवाओं दिखाई देता है, जिसने की बहुत ही मुश्किल में आंटी जाओ को लेक में डूबने से बचा लिया था। फिर ये लोग उन्हें घर लेकर आते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि वो अब ठीक है। सो आंटी जाओ को बताती है कि मैंने आपकी बेटी को इन्फॉर्म कर दिया है इस बारे में। और फिर वो युवाओं से बाहर जाकर पूछते हैं कि आंटी लेक के अंदर कैसे गिर गई, पर युवाओं को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए अब सू इन दोनों के लिए गरम गरम सूप बनाती है। जहाँ जब वो आंटी जाओ को सूप पिलाने की कोशिश कर रही होती है, तब वो काफी दुखी हो जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी मुझसे हर बार की तरह इस साल भी मिलने के लिए नहीं आएगी।
इस वजह से वो काफ़ी सैड थी। जो सुनकर युहाओ यहाँ पर बताने लग जाता है कि उसके डैड भी काम के अंदर काफ़ी बिजी रहते थे। जब वो 8 साल का था तब उसके बर्थडे के दिन उसके डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पर वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए, जिस वजह से वो काफ़ी नाराज़ होकर अपने रूम में चला गया। उसकी मॉम दरवाजे के बाहर आकर उसे बोलती है कि तुम नाराज़ मत हो, जब तुम्हारे डैड आएंगे तब हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और तुम्हारे गिफ्ट्स ना कबर्ड के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो आखिरी बार था जब मैंने अपनी मॉम से बात की, क्योंकि उसी वक्त मेरी मॉम ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और जैसे मैं आज रिग्रेट कर रहा हूँ, आपकी बेटी भी फ्यूचर में वैसे ही रिग्रेट करेगी। उसी वक्त सू को आंटी जाओ की बेटी का कॉल आ जाता है, जहाँ आंटी जाओ अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि उनका पैर बस फिसल गया था इसलिए वो पानी में गिर गई और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो उनकी बेटी उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर सू से बात करती है, उसे थैंक्स कहती है उसकी मॉम की हेल्प करने के लिए, पर सू उसे सारी सच्चाई बता देती है और बोलती है कि तुम इतनी बिजी हो, अपनी मॉम से कभी भी मिलने के लिए नहीं आती हो, इसी वजह से वो काफ़ी सैड है और वो तुम्हें बहुत मिस करती है और अगर आज हम लोग ना होते तो तुम अपनी मॉम को कभी भी देख नहीं पाती। जो सुनकर उस लड़की को भी रियलाइज हो जाता है, वो अपनी मॉम से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं कल ही आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। जो देखकर सू और याओ दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर जिन को देखते हैं, जो कि बी को बचाने के लिए गया हुआ था, क्योंकि जब वो सू के पीछे पीछे जा ही रहा था तभी उसे बी का कॉल आ जाता है, जिसमें उसे बताती है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है और वो रास्ता भी भटक गई है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि वो तो बेचारा सू को प्रपोज करने वाला था, पर वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए आ गया। इधर जब सू और यह रास्ते में वापस आ रहे थे तब युहाओ सू को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला था, लेकिन गुस्से की वजह से मैंने उसे देखा ही नहीं और जब मैंने उसे देखा तो मैं सरप्राइज रह गया, क्योंकि युहाओ बचपन में डोरेमोन का फ़ैन था और वो चाहता था कि उसके पास एक रोबोट कैट हो जो कि उसके कबर्ड के अंदर सोए, इसीलिए उसकी मॉम ने वैसे ही उसके लिए गिफ्ट तैयार किया हुआ था। युहाओ बोलता है कि काश उस वक्त मैंने उस गिफ्ट को देख लिया होता तो शायद आज मेरी मॉम जिंदा होती। जो बोलकर वो काफ़ी सैड हो जाता है तो सू उसे पीछे से हक करके कंफर्ट करती है। अब जब सू चलते चलते युहाओ से थोड़ा सा आगे हो जाती है तो युहाओ उसे वॉकी टॉकी से बात करता है। पहले तो वो उसे सॉरी कहता है और फिर थैंक यू कहता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सू उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और आगे जाने लगती है, पर युहाओ उसे फिर से रोकता है और बोलता है कि जिस दिन तुमने रिजाइन किया उस दिन मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ, पर एक फ़ोन कॉल की वजह से मैं हेजिटेट कर गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिस पर सू बोलती है कि क्या तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने तुम्हें कैफे के अंदर क्या कहा था, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती और अगर तुम मुझे फेस करने के लिए रेडी हो तो मुझे रिजाइन करने मत देना। तो युहाओ बोलता है कि हाँ मुझे याद है, पर सू कहती है कि हमारी कंपनी में तो रूल है ना कि ऑफिस में काम करने वाले लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। तो युहाओ कहता है कि अरे अब ऐसा कोई रूल वूल नहीं है। बोलता है कि तो फिर तुम हमारी कंपनी में वापस कब आ रही हो, जिस पर सू कहती है कि क्या तुम सीधी सीधी बात नहीं कर सकते। फिर वो उसे बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता हूँ और मुझे लोगों से ठीक से बात भी करना नहीं आता, पर मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, इसलिए क्या फिर भी तुम मेरे साथ होना चाहती हो। सू बोलती है कि मुझे पता है कि उस दिन मेरे लिए कैब तुम ही ने बुक की थी, तुमने मेरे लिए इल्यूशन को फायर किया था और उस दिन जब मैं ऑफिस के अंदर काफ़ी सैड थी, जब मैंने अपना हाथ जला लिया था तो तुमने मेरे लिए चुपके से कैट के थ्रू दवाई भेजी थी। तुम छुप छुप कर मुझे इस तरह कंफर्ट करते रहते हो और तुम जितना सोचते हो ना तुम मुझसे कहीं ज़्यादा जेंटल हो, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या पता मैं तुम्हारे करियर के बीच में रुकावट बनूं, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ होना चाहते हो। जिस पर युहाओ हाँ बोलता है। तो सू बोलती है कि अब से तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे पास्ट के नहीं बल्कि प्रेजेंट के होंगे, जिसकी इस बात पर जब युहाओ को समझ नहीं आता तो सू उसे टमेटोज के बारे में याद दिलाती है। इसलिए युहाओ अपनी पॉकेट से अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और उसमें लगी हुई टमेटो वाली कीचेन को निकालकर फेंक देता है, जो देखकर सू काफ़ी खुश होती है। फिर युहाओ उसके पास आकर सीधा सीधा उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम्हारी बारी है। अब जैसे ही सू उसे कन्फेस करने ही वाली होती है तभी वहाँ पर डायरेक्टर जिन आ जाता है, जो कि वॉकी टॉकी पर सू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा जवाब अभी नहीं चाहिए, तुम आराम से सोचकर मुझे बता सकती हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान को चुनना। अब इससे पहले कि सू उसे कुछ बोल पाती तभी युहाओ उसके पास आकर उसे किस कर देता है, जो देखकर बेचारे जिन और बी का तो दिल ही टूट जाता है। अब अगले दिन कंपटीशन होता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश थे और सभी लोगों को युहाओ की बनाई हुई डिश भी काफ़ी पसंद आती है, पर डायरेक्टर जैंग और बी यहाँ पर काफ़ी सैड थे। अब ट्रिप के बाद सू युहाओ के साथ कंपनी में वापस आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, पर उसके आते ही युहाओ उसे वाइस प्रेसिडेंट बना देता है, जो देखकर बाकी सभी लोगों के साथ साथ सू खुद भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम डायरेक्टर जिन और जैंग बी को देखते हैं, जो दोनों सैड होकर साथ में काफ़ी ड्रिंक कर रहे थे। सीन अब सुपर आता है, जो युहाओ से बोलती है कि तुमने तो मुझे सेक्रेटरी बनाने के लिए कहा था ना, और आखिर तुमने मुझे एकदम से वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना दिया, क्या तुम मुझसे ये सब पहले डिस्कस नहीं कर सकते थे, और लोग भला क्या सोचेंगे।
युहाओ कहता है कि मैं भला लोगों के बारे में क्यों सोचूं, तुम इस पोस्ट को डिजर्व करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा प्रमोशन किया है। और ऐसे एक एक करके वो सू के सारे सवालों के जवाब दे देता है। इससे लोग बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाती। अब जब वो काम करने के लिए जा ही रही होती है तभी युहाओ उसे रोक लेता है और बोलता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, हम वैसे भी कुछ दिनों से साथ में ज्यादा अच्छे से टाइम बिता नहीं पाए हैं। इसलिए सू भी उसकी बात मानकर चेयर पर बैठ जाती है और वो अपनी शूज निकालने लग जाती है क्योंकि उसे हाई हील से काफी डिस्कम्फर्ट हो रहा था। युहाओ बोलता है कि तुमने हाई हील्स क्यों पहनी हुई जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तो सू कहती है कि मिस्टर युहाओ, आप ही ने तो कहा था कि कंपनी की इमेज के लिए हमें अच्छे से ड्रेसअप होकर रहना चाहिए। तो युहाओ कहता है कि अच्छा, तुम तो मेरी बड़ी बात मानती हो, और वैसे तुम्हें आगे से ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम फ्लैट शूज भी पहन सकती हो। पर सू कहती है कि अभी मेरे पास चेंज करने के लिए कुछ नहीं है। तो युहाओ उसकी चेयर खिसकाकर अपनी वार्डरोब के पास लेकर जाता है जहाँ पर उसने उसके लिए शूज वगैरह सब कुछ पहले से अरेंज करके रखा हुआ था, जो देखकर सू काफी हैरान हो जाती है। युहाओ बोलता है कि कभी कभी ओवर टाइम करते हुए चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए ये सब मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। फिर वो उसे अपने हाथों से शूज पहनाता है, जो देखकर सू काफी खुश होती है और बोलती है कि हमारे ऑफिस में सब कुछ है, बस एक बेड की कमी है। तभी युहाओ एक बटन दबाता है जिससे जो कबर्ड थी वो बेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर सू काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैं तो अपने काम पर वापस जा रही हूँ। पर युहाओ उसे रोककर बोलता है कि ऑफिस के बाद मेरे घर पर चलना और हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। पर सू कहती है कि मेरी मॉम की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उनका भी ख्याल रखना होगा और उनके लिए डिनर बनाना होगा। तो युहाओ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ऑफिस से जल्दी घर चले जाना, अपनी मॉम के लिए डिनर बनाना, इसके बाद तुम मेरे घर आना और हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जो सुनकर सू काफी खुश होती है और जाने से पहले उसे किस कर देती है, जो देखकर युहाओ भी उसे जाने से रोकता है, अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है। जिस बीच वहाँ पर कॉफी भी गिर जाती है, जिससे दोनों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसके बाद हम कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को देखते हैं, जो कि सू के वाइस प्रेसिडेंट बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो बी को उनके शो के लिए एज अ स्पोक्स पर्सन चुनता है। जो बात जानकर बी काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब युहाओ ने किया है। फिर वो जिन को भी अपने पास बुला लेती है, जो बेचारा काफी अपसेट था। पर बी उसे कहती है कि अरे तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, युवाओं को अपने काम से प्यार है और सू को अपनी मदर से। मुझे नहीं लगता कि उनका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा। सीना वापस से सू पर आता है, जो कि मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे ठीक से बात नहीं करता और टॉन्ट मारता है। इस वजह से सू भी काफी परेशान हो जाती है। अब जब युहाओ सू को ऑफिस के बाद उसके घर छोड़ने के लिए आ रहा था तो वो पूरे टाइम फोन पर सिर्फ रास्ते में काम की बातें किए जा रहा था। घर के नीचे पहुंचने पर सू उसे बोलती है कि मिस्टर वांग इस बात से दुखी है कि तुमने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिस पर युहाओ कहता है कि तुम ये डिजर्व करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। तो सू बोलती है कि अगर मैं इसी तरह तुम्हारे साथ काम में बिजी रहूंगी तो मेरी मॉम के साथ कौन रहेगा, जिस पर युहाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारी मॉम को कंपनी दूंगा। और सू, तुम हमेशा अपनी मॉम का इतना ज्यादा ख्याल रखती हो, हमेशा सिर्फ उनके बारे में ही सोचती हो, तुमने अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए अभी तुम्हें अपने करियर पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमेशा तुम्हारी मॉम तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली है ना। जो सुनकर सू गुस्से में ऊपर चली जाती है और उसके जाने के बाद युहाओ को फिर रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सू जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर डायरेक्टर जिन आया हुआ है। असल में बी ने ये प्लान बनाया था। उसने डायरेक्टर जिन को कहा था कि सू तो बिजी है ना, इसलिए तुम जाकर उसकी मॉम का ख्याल रखो, जैसे ही सू आएगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी और तुम वहाँ से चले आना। पर उसने उसे जानबूझकर मैसेज नहीं किया था और जिन यहाँ पर जैसे ही सू को देखता है तो उसे काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। वो नीचे आकर बी को बोलता है कि तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। वही युहाओ सू से पूछता है कि क्या मैं भी ऊपर आऊँ, जिस पर वो उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम मेरा वेट मत करो, अपने घर चले जाओ, मैं अपनी मॉम के साथ डिनर करके तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। पर तभी सू नीचे आती है क्योंकि जिनका फोन ऊपर रह गया था, इसलिए वो उसे वापस करने के लिए आती है, जहाँ सू से माफी मांगती है क्योंकि उसने अचानक से रिजाइन कर दिया था। तो डायरेक्टर जिन बोलता है कि अगली बार जब प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा तब तुम भी प्लीज वहाँ पर आना, कहीं अगर युहाओ अच्छे से बिहेव न करे तो तुम उसे संभाल लोगी। जो सब कुछ युहाओ पास ही में खड़े होकर सुन रहा था और वो बोलता है कि नहीं सू नहीं आएगी। तब सू उसे बताने लग जाती है कि मेरी मॉम आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भूल गई थी, जिसे डायरेक्टर जिन वापस करने के लिए आए थे, और मेरी मॉम ने उन्हें अगली बार डिनर के लिए भी इन्वाइट किया है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को टॉन्ट मारने लग जाते हैं। और फिर युहाओ सू का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेकर जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर जिन को काफी गुस्सा आता है। अब जब युहाओ सू के साथ उसके घर में होता है तब वो उसकी मॉम के सामने काफी नर्वस हो रहा था कि वो क्या बात करे। इसीलिए जब सू अपनी मॉम को सूप डाल रही होती है तो वो उसे खुद ही लेकर पी जाता है, जो देखकर सू और उसकी मॉम काफी हंस रहे होते हैं कि उसे तो ठीक से बात भी करना नहीं आता। डिनर के बाद जब इधर वापस जा रहे होते हैं तब सू युहाओ पर काफी हंसती है और उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बात करना सिखा दूंगी। तो युहाओ बोलता है कि भला तुमने जिन को अपने साथ घर पर डिनर पर इनवाइट क्यों किया। तो सू कहती है कि क्यों तुम जेलस हो रहे हो, जिस पर वो मना कर देता है और उसे नाराज होने की एक्टिंग करता है। तो सू उसे किस कर देती है। अभी दोनों ही बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर सू बोलती है कि अब से हम दोनों रिलेशनशिप में गुस्सा नहीं करेंगे। तो युहाओ कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें गुस्सा होती हो। तो सू कहती है कि ठीक है, अगली बार से जो भी गुस्सा होगा ना
रोजाना उसे पनिशमेंट मिलेगी एक दूसरे को किस करने की, जो सुनकर युहाओ उसे अपनी तरफ खींचता है और अचानक से किस कर देता है। अब जब ये दोनों किस कर ही रहे थे तभी इन दोनों को हानमेंग और वेनशिंग का कॉल आता है, जो दोनों बताते हैं कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, जो सुनकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब हम सू को हानमेंग के साथ और युहाओ को वेनशिंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने डिवोर्स क्यों लिया। तब हानमेंग और वेनशिंग बताते हैं कि जब ये दोनों अपने हनीमून से वापस आ रहे थे तभी हानमेंग ने नोटिस किया कि वेनशिंग के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग नहीं है, क्योंकि ये लोग एक जगह रास्ते में अटक गए थे और इन्हें एक विलेज में रुकना पड़ा था, जहाँ पर उसने एक ब्रेसलेट लेने के बदले अपनी वेडिंग रिंग उन लोगों को दे दी थी, जिस वजह से हानमेंग काफी दुखी थी और उसने उससे डिवोर्स लेने का फैसला किया, जिस पर वो एग्री भी कर गया। इस बात से वो और ज्यादा दुखी थी। वेनशिंग बोलता है कि यार सिर्फ एक रिंग ही तो थी, मैं उसकी जैसी और खरीद लेता, और इस चीज के पीछे डिवोर्स लेने की क्या जरूरत थी, और मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। पर युहा बोलता है कि जैसी तुम्हारी हालत है मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही रीमैरिज कर लोगे। हानमेंग के सोने के बाद सू वापस से युहा से मिलने के लिए ऑफिस जाती है, क्योंकि उसके घर के अंदर वेनशिंग था, इसलिए वो बेचारा ऑफिस में आ गया था। सू बोलती है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे से नाराज है और मुझे लगता है कि वो दोनों जल्दी ही पैचअप कर लेंगे। तब युहा कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम भी मुझसे अपसेट है। अब सू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मॉम से बात करने में इतने खराब होंगे, जिस पर युहा कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बातें करो। तो सू बोलती है कि वैसे ही जैसे सब अपनी फैमिली में करते हैं, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम तो है ही नहीं, इसलिए वो उसे सॉरी बोलती है। युहा बोलता है कि जब मैं छोटा था तो हम लोग अपने घर पर सिर्फ डैड की जॉब के बारे में ही बात करते थे, और मेरी मॉम के जाने के बाद मैं ग्रैंडमा और वेनशिंग के साथ रहा, जहाँ पर ग्रैंडमा हमेशा यही बोलती थी कि ये सब मेरे डैड की गलती है। सू उससे पूछती है कि क्या तभी से तुम अपने फादर से नहीं मिले। तो युहा बताता है कि जब वो जूनियर स्कूल में था तब उसके डैड उसके बर्थडे के दिन उसे एक बार मिलने के लिए आए थे स्कूल के गेट के बाहर, और वो उसके लिए शूज भी लेकर आए थे, पर ग्रैंडमा ने वो शूज उससे लेकर फेंक दिए थे। उसके बाद से ही वो अपने डैड से नहीं मिला। सो उससे पूछती है कि क्या तुम अपने डैड को हेट करते हो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हुई। जिस पर युहा कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मुझे यही नहीं पता था कि मैं उनसे मिलकर आखिर बात क्या करूंगा। जो सुनकर सू बोलती है कि तुम इन लोगों से बात करने से डरते हो और मैंने तुम्हें अपनी मॉम से मिलवा दी तो तुम ऑकवर्ड फील कर रहे होगे ना। पर युहा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। सू बोलती है कि नर्वसनेस के चक्कर में तुमने ठीक से खाना नहीं खाया होगा ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। अब वो उसके लिए ऑफिस में एक डिश बनाती है, जिसे खाते हुए दोनों काफी ज्यादा बात करने लगते हैं। तो सू बोलती है कि देखो अभी हमने खाते हुए कितनी बात की ना, मेरे डैड बोलते थे किसी से बात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे डिनर पर इनवाइट कर लो, और खाने के जरिए लोग अपने आप ही बात करना शुरू कर देते हैं। अब खाने के बाद युहा सू को ऑफिस में ओवर टाइम रुककर उसके साथ काम करने के लिए बोलता है, पर सू से मना कर देती है और बोलती है कि अगर कोई और ऑफिस में काम करने के लिए आ गया तो। जिस पर युहा कहता है कि मैंने डोर्स लॉक कर दिया और कोई भी अब नहीं आ पाएगा। सू यहाँ पर उसे फिर भी मना कर रही होती है, पर युहा उसके पास आकर उसे किस कर देता है, पर तभी सू का फोन बज जाता है, इसलिए वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। अब युहा अपने कैबिन में जाता है, जहाँ पर वो विंडोज क्लोज कर लेता है। फिर जब सू रूम में आती है तो वो उसे वापस से रुकने के लिए कहता है, जहाँ सू उसे मना करके पीछे हो रही थी, और उसे गलती से रिमोट का बटन दब जाता है, जिससे वो बेड नीचे होने लग जाता है, जो देखकर युहा सू को फॉरहेड पर किस करता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानमेंग भी अब ऑफिस में काम पे वापस आ चुकी थी। एक एम्प्लॉय कुछ लोगों से बातें कर रहा था कि वो कल ऑफिस के अंदर लॉक हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बेचारा आराम से ऑफिस में काम कर रहा था, पर जब वो सू और युहा को साथ में ऑफिस में बात करता हुआ देखते हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन युहा ने सब डोर्स लॉक कर रखे थे, इसलिए बेचारा वहाँ से निकल ही नहीं पाता और उसे ऑफिस में रुकना पड़ता है। तभी वहाँ पर युहा भी आता है, जो ये बात सुन लेता है और काफी एम्बैरेस्ड फील करता है। तो हानमेंग उसके पास आकर पूछती है कि कल तो सू भी घर नहीं आई थी, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम सू को हानमेंग के साथ गार्डन में बात करता हुआ देखते हैं, जो हानमेंग उससे पूछती है कि कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। तो सू बताती है कि कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ साथ में बैठकर काम कर रहे थे। पर हानमेंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे ठीक से सच्चाई बताने के लिए कहती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जब युहा सू को किस करने वाला था तभी उसे काम के लिए वहाँ का कॉल आ जाता है। तो सू युहा को 10 मिनट वेट करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो कॉल पर बात करने लगती है तो उसे काफी टाइम लग जाता है, इसलिए युहा भी उसका वेट करते करते अपना काम शुरू कर देता है। फिर जब सू का काम खत्म होता है तो वो भी युहा को इंटरप्ट नहीं करती और इसी तरह दोनों साथ में बैठकर रात भर काम करते रहते हैं, जो सुनकर हानमेंग उस पर हंसने लग जाती है। सू बोलती है कि युहा ने मुझसे बिना डिस्कस किए मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसकी वजह से वांग काफी नाराज है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, इसलिए वो मुझे परेशान कर रहा है और उसने जानबूझकर मुझे काम के लिए रात में कॉल किया था। तो हानमेंग उसे समझाने लगती है कि भले ही युहा ने तुम्हारे साथ ये सब डिस्कस ना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसका डिसीजन एकदम सही है,
ऐसा उसने मेरे हिसाब से 2 रीजन के लिए किया है, ताकि वो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, और दूसरा तुम्हारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ अपनी मॉम के बारे में ही सोचती हो, पर तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए ये सब करना ठीक है। जिसकी बातें सू भी समझ जाती है। तभी हानमेंग को ग्रैंडमा का मैसेज आता है, जो कि आज सभी लोगों को साथ में डिनर करने के लिए कहती है। ये देखकर सू भी हानमेंग को अपना गुस्सा साइड में रखकर वेंशिंग से बात करने के लिए कहती है। हानमेंग बोलती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तब भी तुम यही बोलती। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उसे ये लगता है कि मैं उसे सिर्फ रिंग के लिए नाराज हूँ, और जब मैंने उसे रिंग पहनाई थी तब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरा फ्यूचर पार्टनर है और हम फ्यूचर में हमेशा सारी चीजें एक साथ करेंगे, और मैंने भी यही सोचा था कि वो भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करता है। पर उसने तो उस रिंग को एक बकवास से ब्रेसलेट खरीदने के लिए किसी और को दे दिया। इधर हम वेंशिंग को देखते हैं, जो कि युफाओं के पास एक छोटा सा गिफ्ट वगैरह लेकर आता है। वो उसे बोलता है कि कल तुम घर पे नहीं आए और कॉन्ग्रेचुलेशन और तुम्हारे रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे जाने के लिए। पर युहा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि अगर तुम्हें हानमेंग से मिलता है तो वो नीचे सू के साथ है। तो वेंशिंग बोलता है कि भला उससे कौन मिलने के लिए आया है। अब वो यहाँ बेड पर लेट जाता है और युहा उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, जिस बीच एनजी आ जाता है जो कुछ और ही समझने लग जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। युहा बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, और वैसे भी हानमेंग मेरे कैबिन में काम करने के लिए आने वाली है। तो वेंशिंग यहाँ पर बोलने लग जाता है कि उसने सिर्फ एक रिंग की वजह से मुझसे डिवोर्स ले लिया, और वो हमेशा वैसे भी डिवोर्स की बातें करती रहती है, इस बार उसी की गलती है। जो बात हानमेंग भी सुन लेती है और काफी सैड होती है। वो बोलती है कि ठीक है, इस बार मेरी गलती है ना। फिर वो भाग कर जाती है और रिंग को खिड़की से नीचे फेंक देती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने वाला क्यों इस रिंग को संभाल कर रखा हुआ है। जो देखकर वेंशिंग को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही हानमेंग को भी रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, इसलिए वो भागकर अपनी रिंग को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन फिर वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। इसी बीच हम सू को देखते हैं, जो कि एक इन्वेस्टर को रिसीव करने के लिए जाती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जैंग भी हमारी कंपनी की नई स्पोक्स पर्सन है और वांग ने उसे अपॉइंट किया है। जो सुनकर वो उससे बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। और सू बोलती है कि उसे नहीं लगता कि जैंग भी उनकी कंपनी की स्पोक्स पर्सन के लिए राइट पर्सन है, क्योंकि पहले भी उसके नाम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए वो फिलहाल उसे स्पोक्स पर्सन बनाने के लिए मना कर देती है। जो सुनकर वांग को भी गुस्सा आता है। तभी युहा सू को मैसेज करता है कि चलो साथ में लंच करने के लिए चलते हैं, पर सू बोलती है कि मुझे हानमेंग की चिंता हो रही है, इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ। अब जब सू हानमेंग के पास जा ही रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि जैंग भी जो उनके शो के लिए स्पोक्स पर्सन बनने वाली थी, ये बात बाहर लीक हो गई होती है, जहाँ पर सभी लोग जैंग भी को काफी हेट दे रहे थे। वो बोलते हैं कि वो इस काम के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सभी लोग यहाँ पर वांग पर शक कर रहे होते हैं कि जरूर उसने ही बात बाहर लीक की है, और ऐसा करने में थोड़ा हाथ वांग का भी होता है। पर उसे कंपनी से निकालने के बजाय सू काफी अच्छे से इस मैटर को हैंडल करती है और अपनी टीम को बोलती है कि वो सभी लोगों को ये बोले कि युहा और जैंग भी काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए युहा ने उसे अपनी कंपनी के प्रोग्राम में इन्वाइट किया है और वो कोई स्पोक्स पर्सन वगैरह नहीं है, जिससे उसकी इमेज भी बची रहेगी। जिस बात को सभी लोग मान जाते हैं। पर हानमेंग उसे बोलती है कि भला तुम वांग को क्यों बचा रही हो। तो सू बोलती है कि वो नाराज है, अगर हम उसे एक्सपोज करके कंपनी से निकाल देंगे तो वो और ज्यादा हमें हेट करने लगेगा, पर अगर हम उसे रियलाइज करेंगे कि उसकी गलती क्या है तो वो फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा। सू फिर डायरेक्टर जिनको कॉल करके जैंग बी के पास मिलने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे काफी हेट मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड होकर ड्रिंक कर रही थी। और सू फिर खुद हानमेंग को कंफर्ट करने के लिए जाती है, जहाँ से वो युहा को मैसेज करके बता देती है कि आज रात वो हानमेंग के साथ ही रहेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।